डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइंडिंग अप होता है, यहाँ पे फर्म बंद हो जाती है। फर्म बंद होने का यहाँ पे मतलब क्या है, आपने देखा होगा ये बच्चों एक फर्म, यहाँ पे ये पार्टनर्स हैं, टू मोर देन टू पार्टनर्स। बच्चों जब पार्टनरशिप खत्म होती है, जब पार्टनरशिप मान लीजिए इनमें से अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा कि एक पार्टनर एक एडमिट हुआ। सपोज दैट एक नया पार्टनर एडमिट हुआ तो 3 पहले थे, अब एक 4 हो जाएंगे। जब एक पार्टनर आएगा तो 3 पहले थे, अब एक 4 हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहले की जो पार्टनरशिप थी, इनके बीच में जो पहले की पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई, अब एक नई पार्टनरशिप बनी 4 लोगों के बीच में। इसी तरीके से जब बेटा हमने, जब आपका एक चैप्टर इसके बाद था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, जब हमने उसको पढ़ा तो वहां पे एक पार्टनर छोड़ के जाना था। तो जो 3 पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप होती थी वो खत्म हो जाती थी। अब जो बचे हुए पार्टनर होते थे उनके बीच में एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने क्या अभी तक के चैप्टर्स में क्या देखा, इनके बीच की पार्टनरशिप खत्म होती थी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद नहीं होती थी, पार्टनरशिप फर्म चलती रहती थी, तो पार्टनरशिप वाइंड अप हो जाती है। तो पार्टनरशिप के खत्म होने से पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती है। लेकिन बेटा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म भी बंद हो जाएगी तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी ना। समझ में आए ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप के खत्म होने से पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, नहीं, गलत है। पार्टनरशिप को खत्म हो जाने से पार्टनरशिप फर्म नहीं बंद होती, लेकिन बेटा पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाने से पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे बेटा जो हम डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाए, कोई टोटल फर्म बंद हो जाए। अब जब टोटल फर्म बंद होगी तो बिजनेस में चेंजेस क्या है, उन चेंजेस को हमको देखना है। और चेंजेस के बाद क्या क्या चीजें यहाँ पे हम बनाते हैं, क्या और कैसे यहाँ पे अकाउंट्स बनेंगे, कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, एक एक चीजों को यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। तो बच्चों देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब कोई फर्म बंद हो जाती है तो यहाँ पे हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अभी तक आपने जितने चैप्टर पढ़े होंगे वहां पे पहला टॉपिक आपने क्या पढ़ा, सर वहां पे हमने पहला टॉपिक पढ़ा था यूपीएसआर। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बता जल्दी, बोलते जाओ, यस सर नो सर, पढ़े थे। इस चैप्टर में ये टॉपिक नहीं पढ़ना, क्योंकि जब फर्म ही बंद हो गई तो कहेगा न्यू पीएसआर, तो यहाँ पे कोई न्यू पीएसआर नहीं आएगा। तो यहाँ पे बेटा ये पहला चैप्टर पढ़ना है, ये पहला टॉपिक पढ़ना ही नहीं। बेटा सेकंड टॉपिक, अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे न्यू पीएसआर के बाद, तो सर हम लोग पढ़ते थे गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो। बेटा आपका नेटवर्क इशू होगा, जिसके पास भी आवाज नहीं जा रही है उसका पर्सनल नेटवर्क इशू होगा। आप अपना नेटवर्क देखिए, हमारी तरफ से आवाज जा रही है, ओके। तो बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो दूसरा टॉपिक था वो था सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस या फिर गेनिंग रेशियो। अभी तक आप दूसरा टॉपिक ये पढ़ते थे, डिसोल्यूशन में ये भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। तो सर जब फर्म बंद हो गई तो ना तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा ना तो दूसरा टॉपिक पढ़ा, तो आप पढ़ेंगे क्या, क्या तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्या। तीसरा टॉपिक बेटा मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया था, जनरल एंट्री, बोलो, जनरल एंट्री ही तो सिखाए थे। जनरल एंट्री में मैंने आपको 2-3 तरीके की एंट्री बताई है। यहाँ पे बेटा हम जनरल एंट्री का टॉपिक तो पढ़ते हैं, लेकिन जो 2-3 टॉपिक थे उनकी एंट्री हम नहीं पढ़ते। जो यहाँ पे हम पढ़ते थे गुडविल से रिलेटेड एंट्री, डबल टिक से रिलेटेड एंट्री, वैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री, वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना। यहाँ पे जो एंट्री बनती है वो सिर्फ 2 चीजों से रिलेटेड होती है। एक तो जो मैंने डबल टिक वाले आइटम बताए थे आपको, डबल टिक वाले आइटम बताए थे ना, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या लॉस जो होता था। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता था, जो एसेट साइड में आप लिखते थे गुडविल, लिखते थे ना, गुडविल पे डबल टिक लगाते थे ना, जो बैलेंस शीट के अंदर होता था। अब बच्चों यहाँ पे आपको गुडविल पे डबल टिक नहीं लगाना है, बाकी सभी पे डबल टिक लगा देना है। बस दिमाग में आज चेंजेस क्या आए,
तो जो हम डबल टिक वाले आइटम आपको बताए थे, जितने आइटम है सब पे उसी तरीके से डबल टिक लगेगा, सिर्फ एक आइटम को छोड़ के। वो कौन सा आइटम है? गुडविल। क्योंकि जब फर्म ही बंद हो जाएगी तो फिर बेटा किस बात की गुडविल? जब फर्म ही नहीं है तो फर्म की गुडविल भी नहीं होगी। इसलिए जो गुडविल पर डबल टिक का आइटम लगता था, जो डबल टिक वाला आइटम था, गुडविल को छोड़ के बाकी सभी पे जैसा डबल टिक हम लगाते थे वैसा डबल टिक लगाएंगे। उसकी जो भी एंट्री हम बनाते थे एज इट इज वैसे ही बनेगी जैसा कि अभी तक हम बनाते चले आए। ओके, सिर्फ गुडविल को छोड़ देंगे। समझ में आया यहां तक? आगे देखते हैं। अब सर यहाँ पे एक तो चलिए डबल टिक वाली एंट्री जो थी वो हमें समझ में आ गई, वहां पे आपको छोड़ना क्या है? गुडविल को छोड़ देना। अब इसके बाद ये बताइए क्या और इसमें कौन कौन सी एंट्रियां बनती है? तो बेटा इसके बाद इसमें जितनी भी एंट्रियां बनती हैं वो सब रिलेटेड होती हैं रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ बनता है। अभी तक आप जो पढ़ते थे वो होता था रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपने चेंज इन पीएसआर में भी क्या पढ़ा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपने एडमिशन में भी क्या पढ़ा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपने डेथ और रिटायरमेंट में भी क्या पढ़ा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन बेटा आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। अब सिर्फ इन्हीं दो चीज से एंट्री पढ़नी है, एक इससे एक इससे, बस कहानी खत्म। ना यहाँ कोई न्यू पीएसआर निकालना है, ना ही तो यहाँ पे कोई आपको सैक्रिफाइस गेटिंग निकालना है। सीधा सीधा आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और एंट्रियां यहाँ बना दी है, उससे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो पहले हम इस अकाउंट के बारे में जानते हैं होता क्या है, ये रियलाइजेशन अकाउंट आखिर से है क्या, होता क्या है, क्यों यहाँ बनता है, पहले ये सब जानते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी तक फर्म नहीं बंद होती थी, जितने चैप्टर आपने पढ़े वहां पे फर्म्स नहीं बंद होती थी। वहां पे क्या होता था? कोई नया पार्टनर आता था या फिर कोई पार्टनर जाता था। ठीक है, ठीक। तो अभी तक या तो कोई नया पार्टनर आता था या तो जाता था, इसलिए हम वहां पे क्या बनाते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? फर्म बंद हो गई। बेटा जब फर्म बंद होगी तो कुछ आपके पास असेट्स होगी और कुछ आपकी लायबिलिटीज होंगी। भाई लायबिलिटीज को तो पैसा देना है ना, जो भी लायबिलिटीज है, कहीं से आपने लोन लिया है, किसी को उधार देना है, तो ये सब पैसा तो आपको देना पड़ेगा ना। फर्म बंद हो गई तो क्या हुआ? जो आपने उधार लिया वो तो पैसा देना है। तो आपने क्या किया? आपके पास जितनी एसेट्स थी आपने अपनी एसेट्स को बेच दिया। जब फर्म बंद होती है तो एसेट्स को बेच दिया। तो बेटा एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा आता है उसे हम क्या कहेंगे? पैसा रियलाइज हुआ। क्या हुआ? रियलाइज हुआ। इसलिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन नहीं बनता, एसेट्स की वैल्यू नहीं की जाती है, एसेट्स को सीधा बेच दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है? एसेट्स रियलाइज होती है। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। इतनी चीजें समझ में आई? आई कि नहीं आई? कि डिसोल्यूशन में हम कौन से अकाउंट बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, रियलाइजेशन बनाएंगे। क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे एसेट्स को बेच दिया जाता है तो जो भी पैसा आता है उससे हम अपनी लायबिलिटीज को दे देते हैं। लायबिलिटीज देने के बाद जो पैसा बचेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हम पार्टनर्स में हमारे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आइए अब हम तो यहाँ पे देखते हैं कि ठीक है सर, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बनानी है पहले हम ये देखते हैं। यहाँ बच्चों हम बनाएंगे क्या क्या, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो आपसे पूछता है पहला, वो पूछता है जनरल एंट्री। यहाँ पहला पढ़ना आपको जनरल एंट्री। बच्चों यहाँ पे दूसरा आपको क्या पढ़ना है? तो रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों लास्ट है चौथा टॉपिक यहाँ पे बैंक अकाउंट। बच्चों यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनती क्योंकि जब फर्म बंद हो गई तो फर्म तो आगे चलेगी नहीं, तो फिर कोई बैलेंस शीट होती नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से बैलेंस शीट टैली हो जाती थी ना,
बैलेंस शीट जब भी आप बनाते थे तो लायबिलिटी और असेट्स आपका टैली हो जाता था। सेम चीज बच्चा यहाँ पे भी है। जब आप बैंक अकाउंट बनाते हो ना तो बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा, बैंक अकाउंट दोनों तरफ इक्वल आ जाएगी। अगर बच्चों बैंक अकाउंट टैली हो गया मतलब आपका क्वेश्चन जो भी था उसका जो भी आपने सॉल्यूशन किया है वो एकदम सही है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट टैली हो गया है। अगर बैंक अकाउंट टैली नहीं होता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपने गलती की है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतनी ही चीजें बनानी है या पढ़नी है जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा। पहला जर्नल एंट्री, दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चौथा बैंक अकाउंट। तो बेटा समझ में आया यहाँ पे हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से अकाउंट पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है, समझ में आ गया ना। चलिए बस इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अलग होने का सेंस मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि बेटा इसकी सारी जनरल एंट्री आपकी बुक में है, आप बुक से एंट्री देख लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप वहां से देख के लगा लीजिए। बुक्स में सारी एंट्रियां दी हुई हैं, आप बुक से देख के लिख लीजिए, जो ना समझ में आए पूछ लीजिए। मैं बोलने को ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, आप देखोगे, सीखोगे, याद होगा, नहीं याद होगा, भूल जाओगे। अब यहाँ पे हम जो तरीका बताने जा रहे हैं आप उससे सीखेंगे, आपको आसान भी होगा, सीख भी जाओगे और सब कुछ समझ में भी आएगा। यहाँ पे हम अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़ते थे, पहले बेटा हम जनरल पढ़ते थे, जनरल के बाद हम सारे अकाउंट बनाते थे। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा आसान तरीके से समझने के लिए, कि जल्दी से समझ में आ जाए, हम इसको रियलाइजेशन से पढ़ेंगे। मतलब हम इसमें सबसे पहले इस अकाउंट को पढ़ेंगे, इस अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और फिर बेटा अकाउंट से जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, जनरल से आप अकाउंट कैसे बनाते हो, पता है कि नहीं पता? आता है जनरल से अकाउंट बनाना? तो बेटा क्या अकाउंट से जनरल नहीं बना सकते? बना सकते हो ना। अगर आप जनरल से अकाउंट बना सकते हो बच्चों, तो अकाउंट से जनरल भी तो आप बना सकते हो। तो आओ देखते हैं। हम पहले यहां से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ऊपर नीचे जाएंगे। हम सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम एंट्रियां कैसे बनाते हैं हम आपको सिखा देंगे। आइए कुछ बात की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट की। रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्मेट आपका वही होगा जैसा कि हम रिवैल्यूएशन में बनाते थे, वैसा ही फॉर्मेट आपका बन जाएगा रियलाइजेशन का। जैसा बच्चों बनता था रिवैल्यूएशन के वैसे ही बन जाएगा रियलाइजेशन का। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास बुक्स होगी, डीके गोयल की बुक है या फिर आपके पास कोई भी एनसीईआरटी की बुक है या कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री बुक है, आप जब इसके क्वेश्चंस को देखोगे तो इसके क्वेश्चंस भी आपको उसी तरीके से दिखाई देंगे जैसा कि आपने एडमिशन में देखा था, जैसा कि आपने आपका रिटायरमेंट ऑफ डेथ में देखा था। एक बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी होगी, आपको इसमें ये क्वेश्चंस दिखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे। आपका अगर डीके गोयल की बुक से आप पढ़ते हो तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 से चीजें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, वहां पे एक बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट दी होगी, जैसा कि अभी तक आप क्वेश्चन देखते आ रहे हैं वैसे। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं या ये अकाउंट बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखना बेटा। बैलेंस शीट जो आप जब आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई देगी, बैलेंस शीट दिखाई देगी, तो बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक होता है लायबिलिटी साइड, एक होता है एसेट साइड। पहले बात की जाएगी लायबिलिटी साइड। थोड़ा सा इसको हटा के ऊपर अच्छे से समझा देता हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ एक बैलेंस शीट बना दी, यहाँ पे साइड यहाँ दिखाई देगा, ये कुछ ऐसी बैलेंस शीट थी। ये लायबिलिटी होती है, ये एसेट्स होती है। लायबिलिटीज में कुछ आइटम लिखे होते हैं डबल टिक वाले और कैपिटल। एक मैंने आइटम लिख दिया कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, इधर मैंने लिख दिया फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, करंट एसेट्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब होता क्या है बेटा, लायबिलिटी वाले आइटम्स में से आपको छोड़ना क्या क्या है, जिस पे डबल टिक वाले आइटम लगते हैं, जिस पे कौन से आइटम, डबल टिक वाले।
डबल टिक वाले आइटम को आप छोड़ दीजिए और उसके बाद कैपिटल को छोड़ दीजिए। कौन कौन सा आइटम? डबल टिक वाले कौन कौन सा आइटम होता है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर कैपिटल को छोड़ दीजिए क्योंकि कैपिटल के लिए आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बाकी जितने भी आइटम यहाँ पे लिखे हैं, जितने भी आइटम लिखे हैं, उनका जो सामने अमाउंट लिखा है वो सब आप डाल देना बाई में। कहाँ डाल जाएगा? इसके बाई में। कहाँ जाएगा? बाई साइड, रिलाइजेशन के बाई। जिस तरह क्रेडिटर है तो उसी तरह आप लिखेंगे बाई क्रेडिटर, अमाउंट जो भी होगा, मान लो 20,000 था, 20,000 लिख दिया। यहाँ पे अगर बीपी लिखा है तो आप यहाँ लिखोगे बीपी बाई बिल्स पेबल 10,000। मतलब जो भी आइटम लायबिलिटी में दिया होगा, किसको किसको छोड़ के? कैपिटल को, और जो डबल टिक वाले आइटम थे जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटीज होती है। तो कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस जो कि पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती थी, इनको छोड़ के बाकी जितने भी लायबिलिटी के आइटम होंगे हम लोग कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन के बाई साइड में एज इट इज लिख देंगे, जैसा कि लिखा हुआ। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई समस्या तो पूछ लो। समझ में आया? कौन कौन से आइटम छोड़ने हैं? डबल टिक वाले, और कैपिटल को छोड़ के बाकी जितने भी लायबिलिटी के आइटम है वो सब हम कहाँ लिख लेंगे? बाई। इसके बाद बेटा एसेट साइड में, एसेट साइड में जितने भी डबल टिक वाले आइटम हैं, कौन कौन से डबल टिक वाले आइटम? तो सर एक तो आप बताए थे गुडविल, लेकिन यहाँ पे गुडविल पे डबल टिक नहीं लगाना। तो सर दूसरा आइटम आपने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को छोड़ के जितने भी आइटम लिखे हैं एसेट्स वाले, वो सब हम कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड। कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड। टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू फर्नीचर, जो भी इधर होगा वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। जो वैल्यूज यहाँ पे होंगी उसी वैल्यू पे लिख देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ। तो हमको क्या क्या छोड़ना है? कैपिटल छोड़ना है, डबल टिक वाले आइटम छोड़ना है, एसेट साइड में भी डबल टिक वाले आइटम, और जो कैश के लिए हम कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं उसे छोड़ दीजिएगा, जिसकी बैलेंस शीट जहाँ जाती है। बाकी सारे आइटम्स को हमने यहाँ इधर लिख दिया, इधर लिख दिया। लायबिलिटी वाले आइटम रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में आएंगे, एसेट्स वाले आइटम डेबिट साइड में आएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो पूछ लो, फिर आगे बढ़े। आगे यहाँ तक समझ में? तो बेटा बैलेंस शीट के जब हमने सारे आइटम्स लिख दिए, इधर भी इधर, तब हम आते हैं उसके नीचे जो एडजस्टमेंट लिखी हुई है। अब एडजस्टमेंट में क्या कहेगा? एडजस्टमेंट में कहेगा आपकी एसेट्स को बेच देगा। एडजस्टमेंट में आप देखोगे कि एसेट्स आर रियलाइज्ड ऑन दिस वैल्यू, जितनी भी एसेट्स होंगी उनको बेच देगा, और बेचने से पैसे जो भी आएंगे नीचे एडजस्टमेंट में लिखी होंगी। तो बेटा देखो हमने एसेट्स कहाँ लिखा था? यहाँ लिखा था। एसेट्स को जब बेचेंगे, जो एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे नीचे, जो एडजस्टमेंट है, जब हम उसे बेचेंगे तो वहां पे जो भी वैल्यू होगी उसको कहाँ लिखेंगे? बाई। क्या लिखेंगे? बाई बैंक। जिस तरह एडजस्टमेंट में लिखा है मशीन सोल्ड एट 40,000, मशीन को 40,000 में बेच दिया, तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक 40,000। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मशीन सोल्ड। डेटा से हमको मिला 20,000, बाई बैंक डेटा अकाउंट 20,000। मतलब जितनी भी एसेट से आपको पैसा मिलेगा वो सब हम बाई में लिख देंगे, और सिर्फ बाई बैंक, बाई बैंक, बाई बैंक, बाई बैंक लिखते चले जाएंगे। बाई बैंक के बाई कैश हम लिखते चले जाएंगे। समझ में आया कि जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट में जिस भी एसेट्स को हमने बेचा है उन एसेट्स की वैल्यू को हम बाई में लिखेंगे, और बेटा जिस भी लायबिलिटीज को हमने पे किया है उन सभी लायबिलिटी की वैल्यू को हम टू में लिखेंगे। टू बैंक। समझ में आया? टू बैंक क्या है? लायबिलिटीज को हमने पे किया, लायबिलिटीज को पे किया, और बाई बैंक क्या है? एसेट्स को सोल्ड किया। बाई साइड में वो सारे आइटम्स आएंगे जो हमने एसेट्स को बेचा है, और लायबिलिटी टू साइड में कौन से आइटम आएंगे? जितनी भी लायबिलिटी हमने पे की वो सारे आइटम लायबिलिटी। तो
बस बेटा यही था। इसके बाद बैलेंसिंग हो जाएगी, बैलेंसिंग के बाद या तो प्रॉफिट आएगा तो लॉस आएगा, और प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो डिवाइड हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो। जिस तरीके से अभी तक आप बांटते आए थे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस को, उसी तरीके से रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस भी बढ़ेगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो, जो भी ओल्ड रेशियो गिवन। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, ओल्ड रेशियो देगा, और नहीं देगा तो हम हमेशा इक्वल मान लेंगे। कोई दिक्कत? ओल्ड रेशियो हमेशा देगा, नहीं देगा तो हमेशा इक्वल मान लेंगे कि वो इक्वल रेशियो में बांटते हैं। तो बेटा ये रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बैलेंस शीट में जितनी लायबिलिटी होगी कहाँ लिखेंगे? इधर लिख देंगे। एसेट जितनी होगी वो डेबिट में लिख देंगे। फिर हम बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। जितनी भी एसेट्स को हमने बेचा है, जो भी पैसा मिलेगा वो सब बाई में जाएगा, बाई बैंक के नाम से। और जितनी भी लायबिलिटीज को हमने पे किया है वो सब कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा, टू बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए किसी लायबिलिटी को या किसी एसेट्स को कोई पार्टनर ले लेता है, जैसे अभी हमने क्या किया, बेचा, बाई बैंक लिख दिया। हो सकता है फर्म बंद हो रही थी, किसी पार्टनर ने कहा ये एसेट्स मुझको दे दो और इतना पैसा मुझसे ले लो। भाई बाहर बेचोगे, इससे अच्छा हमको दे दो, हम इतना पैसा तुमको दे देते हैं। तो उस कंडीशन में बेटा बैंक की जगह, जो बैंक लिखा है बैंक की जगह आप उस पार्टनर का नाम लिख देना। जिस तरह मान लीजिए ए ने ले लिया तो बाई बैंक नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई एज कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर ने नहीं लिया है तब हमेशा क्या लिखेंगे? बाई बैंक लिखेंगे। अगर कोई असेट्स किसी पार्टनर ने ले लिया तो उस पार्टनर का नाम लिख देंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट, बाई सीज कैपिटल अकाउंट। सेम कंडीशन लायबिलिटी के साथ में। अगर लायबिलिटी के लिए सिर्फ ये लिखा है कि क्रेडिटर को दे दिया पैसा, क्रेडिटर इज टू बी पेड, तो लिख देंगे टू बैंक। बट अगर ये लिखा है कि क्रेडिटर पेड बाई ए, क्रेडिटर पेड बाई बी, तो यहाँ पे बैंक की जगह क्या लिख देंगे? एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। कहानी समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट ये रियलाइजेशन का? बोलो चुप, समझ में आया कि नहीं आया? जहां पे ना समझ में आया पूछ लो कि सर मैं यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा नहीं समझ में आया, बता दीजिए, मैं बता। तो रियलाइजेशन में क्या क्या लिखना है समझ में आ गया? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप मैंने जैसे ही बताया आपको समझ में आया? आ गया? अब बच्चों अगर मैं ये कहूं कि क्या आप इससे जनरल एंट्री नहीं बना सकते, तो बिल्कुल बन जाएगा। डेबिट वाले आइटम की एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू फर्नीचर, टू बैंक, बन सकता है ना? इससे जनरल से आपका लेजर से जनरल तो आप बना ही सकते हो। ये तो आपने 11th में भी पढ़ा था, 12th में भी आप पढ़े हो। तो यहाँ से आप जनरल एंट्री बना सकते हो। तो बच्चों ये था डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन है। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल उसी तरीके से बनते थे जैसे आप बनाते थे, बैंक अकाउंट उसी तरीके से बनता है जैसा आप बनाते थे। जो चैप्टर की थीम समझानी थी कि डिसोल्यूशन क्या होता है और डिसोल्यूशन हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैंने सिर्फ आज आपको समझाया। सिर्फ आज के लेक्चर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। बेटा अब आवाज आई? चलिए, तो बस आज के लिए इतना काफी है।